क्या आप जानते हैं केरल का एक शांत इलाका जो समुद्र किनारे बसा हुआ है, जहां पर आम लोगों का जीवन फिशिंग पर डिपेंड करता है। ऐसे शांति प्रिय इलाके में एक सुबह हलचल शुरू होती है। पूरे इलाके में बेचैनी थी। कई पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेंसिक टीम जांच करने आते हैं। एक परिवार के होने का सुख, माता पिता के साथ होने का सुख ऐसी अनुभूति है, कहा जाता है कि स्वयं ऊपर वाले भी इसके लिए धरती पर आते हैं। मगर आम लोग ऐसी फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं। फिर ऐसे अजीब केसेस सबके सामने आते हैं। इस केस में भी ऐसी ऐसी चीजें पुलिस के सामने आई जिसने हर किसी का दिमाग घुमा दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं शरण्या प्रणव केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है केरल के कन्नूर जिले के सिटी पुलिस स्टेशन एरिया से। यहीं पर थयिल करके एक टाउन पड़ता है। इसी टाउन में कदापुरम रोड के पास कोदुवल्ली हाउस है, जहां पर वत्सराज जी अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार में इनकी पत्नी रीना, 22 साल की बेटी शरण्या और एक बेटा है। बेटी शरण्या की शादी हो चुकी है। इनके पति का नाम प्रणव है। प्रणव का मूल रूप से घर यानी शरण्या का ससुराल वरम नामक एरिया में है, जो कन्नूर जिले में ही पड़ता है। शरण्या और प्रणव की शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। इनका एक बेटा भी है, 1.5 साल का, वियान। घर के लोग इसको प्यार से पोन्नस कहकर भी पुकारते थे। इसका मतलब गोल्ड होता है, स्वर्ण होता है, जो खूबसूरती, कीमती, अनमोल, अमूल्य ऐसी चीजों को दर्शाता है। शरण्या का जब से बेटा हुआ तब से इसका अधिकतम समय मायके में ही बीता। पति प्रणव तो अक्सर काम के चलते गल्फ कंट्री में रहते हैं। इनके जो माता पिता थे यानी शरण्या के सास ससुर, वो भी काम की वजह से पूरा दिन घर से दूर रहते हैं और शाम को घर आते हैं। अब अकेले शरण्या घर में कैसे रहेगी, छोटा बच्चा है, उसको कैसे संभाले, इसीलिए मायके में रहती। ससुराल और मायके के बीच भी ज्यादा दूरी नहीं है, महज 15-20 मिनट का रास्ता है, 7-8 किलोमीटर दूर होगा। ये खुशहाल फैमिली थी। थयिल में आस पड़ोस के लोग भी काफी अच्छे थे, मिलनसार थे, मिलजुल कर रहा करते हैं। वैसे शरण्या के पिता अपने कुछ साथियों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भी जाया करते हैं। कई बार तो 1-2 दिन भी लौटने में लग जाता था। जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए नॉर्मल है। अब तारीख आती है 16 फरवरी 2020, संडे का दिन है। शरण्या अपने बेटे के साथ मायके में थी। आज के दिन पिता वत्सराज जी फिशिंग करने बोट से निकल जाते हैं। इसी शाम में पति प्रणव भी अपनी पत्नी के पास आते हैं, अपने ससुराल आते हैं, पत्नी और बेटे को वापस घर ले जाने के लिए। पति ने सोचा कि आज ही ये काम निपटा लिया जाए, वहां जाकर दोनों को वापस लिवा आएंगे। पर जब ये थयिल पहुंचे तो पत्नी की फैमिली ने इनको रोक लिया। शरण्या ने भी कहा कि इतनी रात को क्या जाएं, कल सुबह चलेंगे, पैकिंग भी करनी है। अब रात को सभी ने डिनर किया और अपनी अपनी जगह पर सो गए। एक कमरे में पति सोए, दूसरे में माँ और भाई। शरण्या अपने बेटे के साथ लिविंग रूम में सोती है। हालांकि रात को बेटा वियान उठकर रोने लगा, ठीक से सो नहीं पा रहा था। चूंकि जगह बदल गई तो सोने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए शरण्या बेटे को प्रणव के पास ले जाकर सुला देती है। फिर वापस लिविंग रूम में आ गई। सभी एडजस्ट करके सोए थे। अब जैसे तैसे पूरी रात बीतती है। 17 फरवरी का दिन शुरू हुआ। आज शरण्या को अपने ससुराल जाना है, इसीलिए थोड़ी जल्दी उठी। प्रणव भी जग जाते हैं। ये सुबह के करीब 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। प्रणव ने देखा कि बिस्तर पर बेटा नहीं है। लगा शायद पत्नी ले गई हो। इन्होंने शरण्या से पूछा कि बेटा कहाँ है। वो भी जस्ट अभी उठी थी, उन्हें नहीं पता। रात को वो तुम्हारे पास सोने के लिए चला गया था। पति पत्नी दोनों ने घर के दूसरे कमरों में सो रहे बाकी फैमिली मेंबर से पूछा। वियान उनके पास भी नहीं। थोड़ी चिंता हुई, सुबह सुबह कहाँ चला गया। वो केवल 1.5 साल का है, ठीक से चल नहीं पाता, बिस्तर से उठकर जाएगा कहाँ। शरण्या काफी ज्यादा घबराने लगी, रोने लगी। इससे प्रणव और भी परेशान हो गए। फिर भी कहा कि चिंता मत करो, ये आस पड़ोस में पूछते हैं, कोई ले गया होगा। यहाँ के लोग भी घुल मिलकर रहते थे, एक दूसरे के घर पर जाते हैं, उनके बच्चों को अपने पास लाकर खिलाते थे। ऐसे ही वियान को भी कोई ले गया हो, लेकिन इतनी सुबह कौन ले जाएगा। धीरे धीरे आस पड़ोस में ये बात फैलने लगी कि वियान गायब हो चुका है। आसपास के घरों में जाकर पूछा गया, देखा गया, पर वो कहीं नहीं मिला। अब प्रणव जी पुलिस को सूचित करते हैं। बिना देरी किए कन्नूर सिटी पुलिस थाने से एक टीम घर पर पहुंची। परिवार, पुलिस, आसपास के लोग सभी ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस ने फैमिली से बात की कि कहां पर वो जा सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबकी चिंता और भी बढ़ रही थी। उधर प्रणव के घर से भी रिश्तेदार ढूंढने के लिए आते हैं। माँ शरण्या काफी परेशान थी। घर से केवल 50 मीटर की दूरी पर समुद्री किनारा है। जब लोग खोजबीन में लगे हुए थे तब स्थानीय ग्रामीण समुद्र की तरफ भी गए। यहाँ 5.5-6 फीट की दीवार है जो बड़े बड़े पत्थरों से बनी है। दीवार के उस तरफ भी ढेर सारे पत्थर पड़े हैं। उसके बाद समुद्र है। यहीं पर लोगों ने दीवार के उस पार पत्थरों पर एक अजीब सी चीज देखी। पुलिस भी आ चुकी थी और परिवार से बात कर रही थी।
इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस भी समुद्र किनारे दीवार के पास पहुंची। उस तरफ के पत्थरों पर समुद्र के पास वियान पड़ा था। सभी समझ गए कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। उसके सर पर कई चोट के निशान मिले। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। डीवाईएसपी, एसपी सहित कई बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। वहां की कंडीशन को देखकर लगा कि ये कई घंटे पुराना हो सकता है। इलाके में आम लोगों का भी जमावड़ा होने लगा। लोकल मीडिया के रिपोर्टर्स भी आते हैं। हर कोई हैरान था, आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा पहले कभी भी स्थानीय लोगों ने देखा नहीं था। पुलिस को शुरू से ही इस केस में कुछ खटकता है। 1.5 साल का वियान घर से गायब हुआ और 50 मीटर दूर समुद्र किनारे पत्थरों के बीच मिला। वो उतनी दूर तो अकेले जा नहीं सकता, जरूर उसको कोई ले गया हो। इतनी ऊंची दीवार है, इस पर कैसे चढ़ा होगा? एक और चीज पता चली कि वियान का परिवार अपने बेटे को सोने की चेन, सोने का ब्रेसलेट भी पहनाता था, लेकिन अब वो इसके ऊपर से गायब है। चेन और ब्रेसलेट कहाँ चला गया? या तो घटना से पहले या घटना के बाद उसको निकाल लिया गया होगा। मामले को देखते हुए पुलिस ने आईपीसी 302 का केस दर्ज कर लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। सिटी सर्कल इंस्पेक्टर पीआर सतीशन जी इस केस की कमान संभालते हैं। कन्नौज डीवाईएसपी ने एक स्पेशल टीम बनाई जिसमें एक सिटी इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई, 3 सीनियर सीपीओज और 5 एसपी के स्क्वाड मेंबर्स थे। एक एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने शुरू हुई। पुलिस ने घर वालों से, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ किया। कब पता चला कि वियान गायब हुआ? किसने आखिरी बार उसको देखा था? कैसे वो समुद्र के पास गया? आते हुए या फिर लाते हुए किसी ने उसको देखा हो? समुद्र के आसपास बने घरों के लोगों से भी बात हुई। आपने कोई आवाज सुनी हो? फैमिली की डिटेल्स लेते हैं। किसी के साथ कोई दुश्मनी का एंगल हो? शरण्या और प्रणव की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। इन्होंने अपनी शादी के लिए काफी संघर्ष किया क्योंकि लव मैरिज थी। जब शरण्या केवल 16 साल की थी तभी प्रणव से मिली। पहली बार ये सोशल मीडिया पर मिलते हैं, फेसबुक पर। वहीं दोस्ती हुई, बातचीत करने लगे। पता चला कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रहते। इसके बाद ये चोरी चुप के मिलने भी लगे। ऐसा प्रेम प्रसंग करीब 2 साल तक चलता है। फिर शरण्या के पिताजी को ये बात पता चल गई। वो बेटे को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा देते हैं। साथ में प्रणव को भी बोल दिया कि दोबारा इस एरिया में दिखे तो अच्छा नहीं होगा। प्रणव के परिवार को भी ये पता चला। वो भी शादी का विरोध करते हैं। ये सब मत करो, पहले पढ़ाई करो, करियर बनाओ। पर दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। जब शरण्या 18 साल की हुई तो इसने अपना घर छोड़ दिया और प्रणव के पास चली आई। दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं और एक किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन शादी के बाद प्रणव की फैमिली इनको अपना लेती है। क्या ही कर सकते थे, दोनों की खुशी के लिए मान गए। फिर प्रणव काम करने के लिए गल्फ कंट्री चला गया कि परिवार का पालन पोषण करना है, पैसे कमाने हैं। छुट्टी मिलने पर घर भी ये आते रहते थे। एक दिन शरण्या के पिता को खुशखबरी मिली कि ये नाना बनने वाले हैं, जल्द ही एक बच्चे का जन्म होगा। उन दिनों शरण्या अपने ससुराल वाले घर में अकेली रहती थी। पति तो दूसरे देश में थे और सास ससुर काम के चलते घर से बाहर रहते हैं, शाम को आते हैं। अब शरण्या के परिवार ने भी बेटी को अपना लिया और उसको अपने घर ले आए। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता ये यहीं पर रहेगी, उसकी माँ देखभाल करेंगी। मायके में रहते हुए ही बेटे का जन्म हुआ। इसका नाम रखा वियान। इससे पूरा परिवार काफी खुश था। नाना और नानी अपने नाती से काफी लगाव रखते थे। इसके लिए कपड़े, खिलौने खरीद कर लाते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं। शरण्या फेसबुक पर काफी एक्टिव थी, अपने बेटे के पोस्ट किया करती। इसने अपने फेसबुक पेज पर बिलीव इन कर्मा भी लिख रखा है। 25 जनवरी 2020 को इसने आखिरी पोस्ट किया था। इसके प्रोफाइल में भी बेटे की फोटो है। अब घटना के समय वापस आए तो वियान के नाना जी वत्सराज घर पर नहीं थे, मछली पकड़ने गए थे। इन्हें सूचित किया गया। अब ये भी अपना काम वाम छोड़कर वापस आने लगे, पर इनको आने में काफी टाइम लगने वाला था, बहुत दूर थे। अगले दिन 18 फरवरी की शाम तक पहुंचते हैं। इधर पुलिस 17 फरवरी की दोपहर से ही जांच में लग चुकी थी। सुबह करीब 6:30 बजे पहली बार परिवार को लगा कि बेटा गायब है और फिर 11 बजे के आसपास वो समुद्र के किनारे मिला। इस इलाके में कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, उन्हें भी खंगाला जाने लगा। साथ में घर के लोगों की फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी निकाले जाने लगी। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि जो वियान के पिता थे प्रणव, वो कल रात को ही यहाँ पर आए थे। इनके आने से पहले तक बेटा अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन प्रणव के आते ही वो गायब हो गया। इसका क्या मतलब समझे? शरण्या ने सीधे सीधे अपने पति पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने उसको गायब करके वो सारी घटना अंजाम दी। रात को बेटा उनके ही पास सोया था, सुबह होते ही गायब हो गया। लेकिन प्रणव इस इल्जाम से इनकार करते हैं। ये तो पत्नी और बेटे को लिवाने के लिए आए थे, अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, कभी ऐसा सोच नहीं सकते। अच्छी लाइफ देने के लिए परिवार से दूर होकर काम करते हैं। इन्हें जहाँ तक याद है कि बेटा कल रात को अपनी माँ के पास सो रहा था, यानी शरण्या के पास। इन्हें नहीं पता कि कब वो इनके पास आया। ये गहरी नींद में थे तो याद नहीं। घर के बाकी लोगों से पुलिस ने जब बात किया तो पता चला कि घर तो अंदर से बंद था। जब ये सुबह उठे तो बाहर से कैसे कोई आया होगा, ये संभव नहीं। इससे पुलिस को भी संदेह हुआ कि अंदर का ही कोई है।
जिसने बाहर जाकर घटना अंजाम दिया, फिर वापस आकर दरवाजा लॉक कर लिया। पुलिस के संदेह के घेरे में 2 लोग थे, शरण्या और प्रणव। ये दोनों भी लगातार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और नई बात पता चली। घटना से एक दिन पहले एक पड़ोसी ने किसी संदिग्ध आदमी को वियान के घर के पीछे घूमते हुए देखा था। वो आसपास मंडरा रहा था। पड़ोसी उसके पास जाकर पूछते हैं कि कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उस आदमी ने बोला कि कुछ दूर पुलिस चेकिंग कर रही है और ये शराब पिया हुआ है। ये आदमी बाइक से था, नशे में बाइक चलाकर गया तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए यहाँ पर रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है कब पुलिस जाए तो ये भी यहाँ से निकले। कुछ घंटे के बाद जब पुलिस चली गई तो ये भी बाइक से चला गया। पड़ोसी ने पहले भी उस आदमी को घर के आसपास घूमते हुए देखा था। सीसीटीवी की जांच के दौरान भी वो आदमी एक कैमरे में दिखाई दिया। इधर पुलिस शरण्या और प्रणव को उठाकर थाने ले गई पूछताछ करने। उस तीसरे संदिग्ध आदमी का भी पता करते हैं। दोनों पति पत्नी ने उस दिन जो कपड़े पहन रखे थे, जो जूते चप्पल पहने थे, पुलिस ने उन चीजों को लेकर कन्नौज जिले के रीजनल फॉरेंसिक लैब भेज दिया। साथ में जिन चादरों पर ये सोए थे, वियान के दूध की बोतल, इन्हें भी लैब भेजते हैं। इसमें पता चल सकता है कि दोनों में से कौन समुद्र किनारे गया था। प्रणव के कॉल डिटेल में कोई अजीब चीज नहीं मिलता है, लेकिन शरण्या के फोन में करीब 17 मिस्ड कॉल आए थे। ये तब भी आ रहे थे जब शरण्या पुलिस कस्टडी में थी। इसकी उस नंबर पर पहले भी काफी बातचीत होती थी। जब फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान हुआ। एक के कपड़े पर सी वाटर, सॉल्ट और सैंड के अंश पाए गए। ये कपड़े थे शरण्या के। पुलिस को घटना वाली जगह के पास प्रणव का भी जूता मिला, पर इसमें भी एक ट्विस्ट है जो आपको आगे बताएंगे। प्रणव तो सभी चीजों से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब शरण्या के सामने इसकी कॉल डिटेल्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सब रखा गया तो ये टूट जाती है। पति से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इनको छोड़ दिया। पुलिस के अनुसार घटना के पीछे वियान की मां शरण्या का हाथ है, जो पहले पति पर इल्जाम लगा रही थी, अब स्वयं पुलिस के सामने गुनाह स्वीकार किया। 18 फरवरी की शाम तक पुलिस शरण्या के अरेस्ट को ऑफिशियल कर देती है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी। उधर इसी शाम शरण्या के पिता भी घर पर आए। एक खबर तो पहले ही मिल चुकी थी, अब दूसरी मिली। पहले मिला कि आपका नाती अब इस दुनिया में नहीं रहा, फिर पता चला कि उस घटना के पीछे आपकी ही बेटी का हाथ है। ये सुनकर पहले तो पिता को यकीन नहीं होता। ये भागे दौड़े पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने इनको शरण्या के कन्फेशन की वीडियो दिखाई। ये वहीं पर रोने लगते हैं। पुलिस ने शरण्या को कन्नौज जिले के सेशन कोर्ट में प्रस्तुत किया। 7 डेज की पुलिस कस्टडी मिली। अगली सुबह 19 फरवरी को पुलिस शरण्या को लेकर वापस इसके घर पर गई। इसने कैसे कैसे क्या किया था सब पता करना है। सुबह के 10 बजे के आसपास लेकर गए थे। पहले घर ले गए। घर के लोग शरण्या को देखते ही काफी गुस्सा हो जाते हैं। बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। फिर पुलिस इसको समुद्र के पास ले गई। यहाँ पर कैसे क्या किया होगा। लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। इतने ज्यादा हो गए कि 20 मिनटों में ही पुलिस को वापस थाने आना पड़ता है, वरना लोग शरण्या को नहीं छोड़ते। लोग उसको काफी बुरा भला बोल रहे थे कि उसको इन्हें सौंप दो, यही सजा देंगे। पर शरण्या ने आखिर ये सब क्यों किया था। जब से इसका बेटा हुआ तब से अधिकतम समय मायके में ही रही। पति घर से दूर होते हैं। प्रणव को लगता था कि अपने परिवार को अच्छी लाइफ देंगे, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, पैसे कमाने गए हैं। लेकिन इधर शरण्या फेसबुक पर एक आदमी से मिली, नितिन। वैसे नितिन प्रणव का जिगरी दोस्त भी है, कई बार शरण्या से मिल चुका है, इसीलिए शुरू में बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। धीरे धीरे इनकी बातें आगे बढ़ने लगी, ये मिलने लगे। नितिन भी कन्नौज जिले के ही वेलियानोर इलाके का रहने वाला है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। इसके चलते शरण्या अपने पति से दूर होने लगी। पति से हमेशा गुस्से में बात करती। प्रणव भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या हो गया है। लगा कि बच्चे को अकेले संभालने की वजह से फ्रस्ट्रेशन होगा। पत्नी ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके चली आई और काफी टाइम से यहीं रह रही थी। मायके में जब शरण्या के पिता फिशिंग करने कई दिनों के लिए घर से दूर जाते हैं, माँ और भाई भी किसी काम से घर से बाहर जाते हैं, तो नितिन मिलने के लिए आता। कई बार कुछ पड़ोसियों ने भी देखा है। मीडिया के अनुसार शरण्या ने अपने ससुराल से गहने और पैसे भी चोरी करके नितिन को लाकर दिए। गहने बेचकर ये पैसे रख लेता। शरण्या को लगता था कि नितिन इससे बहुत प्यार करता है, मगर उसका प्लान कुछ और ही था। गहने जेवर बेचकर उस पर पैसे लुटाती और वो भी शरण्या के नाम से बैंक से लोन लेकर ऐश करता। वापस चुकाने की चिंता तो नहीं थी, क्योंकि वो शरण्या के नाम से था। पुलिस को कुछ लोकल लोगों से पता चला कि घटना वाले दिन भी नितिन इलाके में आया था। लोगों ने इससे आने की वजह पूछी तो इसने कहा इसने शरण्या के साथ बैंक से लोन लेने की कोशिश की है, उसके ही पेपर्स देने के लिए आया है। शरण्या ने पुलिस को बताया कि नितिन इसके फोटोज को एडिट करके वायरल करने को कहता था और ऐसा ना करने के लिए गहने और पैसे मांगता। इसीलिए इसने अपने पति के घर से पैसे और गहने चोरी किए। अपने बेटे की ब्रेसलेट और चेन भी चोरी किया। 24 फरवरी को पुलिस नितिन को समन भेजती है, लेकिन वो आउट ऑफ टाउन था, बोला कि कुछ दिन में आएगा। 27-28 फरवरी के आसपास पुलिस इसको थाने ले गई पूछताछ के लिए। इसने शरण्या द्वारा लगाए गए सभी इल्जामों से इनकार कर दिया। इसका इस केस में कोई रोल नहीं है। इसे तो मीडिया से पता चला कि शरण्या ने ऐसा कुछ कर दिया है। प्यार की बात स्वीकार की, लेकिन साथ रहने का दबाव देता है और उससे पहले बेटे को रास्ते से हटा दो, इससे इनकार कर दिया।
कि इसने ऐसा कुछ भी दबाव नहीं दिया है। उस रात क्या हुआ था इसको कोई आइडिया नहीं, ये तो केवल शरण्या को ही पता होगा। पुलिस ने नितिन से 5 घंटे पूछताछ की। इसे कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत करते हैं। हालांकि फिर इसको छोड़ दिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं था। फिर शरण्या ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ दूसरा स्टेटमेंट दिया कि वो किसी और लड़की से जल्दी ही शादी करने वाला था और ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारा बेटा है। पुलिस को लगा कि बॉयफ्रेंड नहीं दबाव दिया है ऐसा करने के लिए। वापस इसको 3 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच पति प्रणव भी आते हैं। वो नितिन को देखकर काफी गुस्सा हुए, हाथ उठाया, ये भी कहा कि तुमने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। नितिन ने फिर से पुलिस से कहा कि शरण्या झूठ बोल रही है। उधर वियान के पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने बताया कि सर पर गहरी चोटें लगी थीं, जिस वजह से उसका स्वर्गवास हो गया। मीडिया के अनुसार शरण्या को लगता था कि इसका बेटा इसके प्यार के बीच बाधा बना हुआ है, तभी नितिन इसे शादी करने को तैयार नहीं है। इधर पति प्रणव से झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों डिवोर्स देने का प्लान कर रहे थे। बस बहुत हो गया, अब अलग हो जाते हैं। इसीलिए शरण्या प्रेमी के और भी करीब जाने की कोशिश करती, लेकिन बीच में वियान है। शरण्या ने कथित तौर पर एक प्लान बनाया जिसमें एक तीर से 2 निशाने लगाने वाली थी। 16 फरवरी के दिन प्रेमी नितिन शरण्या से मिलने आया। ये बात नितिन ने स्वीकार भी की है, कैमरे में भी दिखा। अब इसी शाम को शरण्या ने अपने पति को कॉल किया। वो इस समय कन्नूर में थे। प्रणव से बोला कि अब चलो हम पुरानी बातों को भूलकर एक हो जाएं। ये माफी मांगती है और कहा कि इसे आकर यहाँ से ले जाओ, तुम्हारे साथ रहेगी। पति को भी ये सुनकर अच्छा लगा, वो खुश हो जाते हैं। ऐसे शरण्या ने अपने पति को घर पर बुलाया, जानबूझकर उनको यहीं पर रोकती है कि कल चलेंगे। रात को शरण्या ने खाना बनाया, सबको खिलाया, फिर सभी सो जाते हैं। भोर के 3 बजे के आसपास बेटा वियान जग गया और रोने लगा। शरण्या यही चाहती थी। फिर ये बेटे को अपने पति के पास सुला देती है। अगर बेटा गायब हो तो उसका इल्जाम पति पर जाए क्योंकि वही आखिरी बार उसके पास हैं। इसके बाद शरण्या ने बेटे के सोने का इंतजार किया। जब लगा कि बेटा फिर से सो गया तो ये 3:30 बजे के आसपास उठी, उसको गोद में लेकर घर से बाहर निकली और सीधे 50 मीटर दूर समुद्र के किनारे गई। ये दीवार पर चढ़ती है और उसको पत्थर दिया। फिर ये वापस लौटने लगी, लेकिन बेटा रोने लग जाता है। इसका मतलब अभी भी जीवित है। वापस से शरण्या समुद्र के पास उतरी, बेटे को उठाकर लाई और दोबारा फेंका। इस बार मामला शांत हो गया। फिर ये घर आकर दरवाजा बंद करके सो गई। सुबह जब पति ने बेटे को ढूंढते हुए पत्नी को उठाया तो ये जगी और अनजान होने का नाटक किया। जब पुलिस आई तो पति पर इल्जाम लगाया, पति ने कुछ किया है। इसे और भी पुख्ता करने के लिए शाम को जब समुद्र के पास भीड़ कम थी तब पति का एक जूता ले जाकर पत्थरों में छिपा देती है। अगली सुबह पुलिस जांच करने के लिए वापस आई। उन्हें ये जूता मिला, लेकिन जब इन्होंने पिछले दिन जांच किया था तब ये यहाँ पर नहीं था। ये कहाँ से आ गया? पता करने पर समझ में आया कि प्रणव का है, यानी वियान के पिता का। प्रणव भी जूते को देखकर हैरान रह गए। कल तक तो इन्होंने उसको पहना हुआ था। शरण्या ने सोचा कि पुलिस को बोलेगी कि पति ही बेटे को वहां पर ले गया, फिर वापस आते हुए उसका जूता छूट गया होगा। लेकिन पुलिस तो कोई मंद बुद्धि थी नहीं जो ऐसी बातों में आ जाएगी। वो समझ गए कि प्रणव को फंसाने की कोशिश हो रही है। शरण्या के माता पिता ने भी बेटी को त्याग दिया। उनका कहना था कि अगर वियान उसको नहीं चाहिए था तो इनको सौंप देती, यही उसका पालन पोषण करते हैं। उधर पति प्रणव का भी कहना था कि बेटा इसको सौंप देती, ये भी उसको अपना लेते हैं, उसके पिता हैं। जब शरण्या के पिता बेटी से मिलने के लिए गए तो ये कथित तौर पर कहती है कि 16-17 फरवरी का दिन इसलिए चुना था क्योंकि आप घर से दूर जाने वाले थे और पिता सुबह में जल्दी जग जाते हैं, कुछ हलचल हो तो उठ जाते हैं, इसलिए जब वो बाहर हो तभी घटना अंजाम दे सकते हैं। ये सुनकर पिता और भी हैरान रह गए। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि शरण्या ने पहले भी बेटे को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस ने 88 पेजेस की चार्जशीट तैयार की और 19 मई 2020 को कोर्ट में सबमिट किया। इसमें शरण्या को मेन आरोपी माना गया और इसके बॉयफ्रेंड नितिन पर उकसाने का आरोप लगता है। आगे कोविड आ गया और ट्रायल की डेट बढ़ती गई। इसी बीच शरण्या को बेल मिल जाता है, लेकिन इस शर्त पर मिला कि कन्नौज जिले में नहीं रहेगी। लोगों ने काफी विरोध भी किया था। शरण्या चेन्नई चली गई। फिर 20 जनवरी 2025 को इस केस के ट्रायल की डेट आती है। सुनवाई तलीपरम कोर्ट में होना था। शरण्या 19 जनवरी की शाम कोझिकोड रेलवे स्टेशन पहुंची। यहीं स्टेशन के पास एक लॉज में रुकती है। अगली सुबह करीब 6 बजे ये रेलवे स्टेशन पर आई। इसे पुलिस के पास जाना था सरेंडर करने, उसके बाद कोर्ट जाना था, लेकिन स्टेशन पर ये बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग इसको कोझिकोड हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि इसने कोई केमिकल पी लिया था जो जहरीला था। पुलिस समझ गई कि उसने क्या करने की कोशिश की है। इसके चलते कोर्ट हियरिंग की डेट कैंसिल करनी पड़ी। शरण्या ने फेसबुक पर पहले प्रणव से प्यार किया, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की, फिर उसी फेसबुक पर नितिन से मिली, उससे प्यार किया। उसके प्यार को पाने के लिए अपने बेटे को रास्ते से हटा दिया और उस केस में अपने पति को फंसाने की कोशिश की ताकि वो जेल चला जाए और प्रेमी के साथ आराम से रह सके। इस केस के बारे में केरल के कन्नौज जिले में आज भी बातें होती हैं। लोग भूले नहीं हैं। एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हर कोई कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है। ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। अभी ट्रायल शुरू हुआ या फिर नहीं, इसकी कोई खबर नहीं। फैसला आना तो बहुत दूर है। जैसा भी होगा आपको आगे बताएंगे।
तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।